जय हिंद सभी को मेरा स्वागत है आपके इस वीडियो में। मैं हूं आशीष और आज कवर करने वाले हैं हम विजन एज की मंथली मैगजीन के इन्वायरमेंट सेक्शन को। पहली टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री। गवर्नमेंट ने इशू किया है नया रूल 2025 को एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर। वो रूल है कि किस प्रकार एग्रीकल्चर भूमि में पेड़ को लगाया जा सके। मॉडल रूल 2025 फॉर द फेलिंग ऑफ ट्री ऑन एग्रीकल्चर लैंड। किस चीज को प्रमोट करने के लिए? एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो न्यूज क्या कहता है? मॉडल रूल इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है जमीन का एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करने के लिए, फेलिंग ऑफ ट्री अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री, किस प्रकार से पेड़ को लगाना है। और तीसरा है सर्टिफिकेशन ट्रांजिस्ट ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रो फॉरेस्ट्री। सर्टिफिकेशन ट्रांजिस्ट और ट्रांजिस्ट ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रो फॉरेस्ट्री सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करना है। सो अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, ये चीज को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, एग्रो फॉरेस्ट्री इज डिफाइंड एज लैंड यूज सिस्टम विच इंटीग्रेट ट्री एंड shrubs on farmland and rural landscape to enhance productivity, profitability, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। तो लैंड में क्या करना है? पेड़ को लगाना है जो प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा प्रमोट करे। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर भूमि में फॉरेस्ट बनाने की प्रक्रिया है। एंड 2014 पॉलिसी एम टू encourage ट्री प्लांटिंग ऑन farmland in a way that complement crop and livestock। इस तरह से ट्री प्लांटेशन करना है जिससे क्रॉप जो होते हैं उसका भी कम्प्लीमेंट हो सके, कम्प्लीमेंट प्रोवाइड किया जा सके और लाइव स्टॉक का भी कम्प्लीमेंट वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इंडिया एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल लैंड एरिया। ये कहा जाता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 8% है पूरा जियोग्राफिकल लैंड का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री में आते हैं। ESCPM वर्किंग पेपर ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर ग्रोथ। इट कैन हेल्प टू अचीव द 4% सस्टेन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ग्रोथ में हेल्प करता है। डाइवर्स इम्पैक्ट क्या होता है? इट प्रोवाइड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिमांड ऑफ फ्यूल वुड, 60% ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पेपर एंड पल्प एंड 9 to 11% ऑफ इंडिया ग्रीन फॉडर रिक्वायरमेंट ऑफ लाइव स्टॉक। तो डेफिनेटली अगर पेड़ लगाया जाएगा एग्रीकल्चर लैंड में और साथ में खेती खेती भी करी जाएगी तो क्या होता है कि आपको फ्यूल लकड़ी मिल जाएगा, फ्यूल वुड मिल जाएगा, रॉ मटेरियल 60% ऑफ रॉ मटेरियल पेपर और पल्प का जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है एग्रीकल्चर लैंड में किया गया फॉरेस्ट्री से हो रहा है, प्राप्त हो रही है। 9 से 11% का इंडियन ग्रीन फॉडर रिक्वायरमेंट को ये एग्रो फॉरेस्ट्री कवर कर रहा है। फॉर फूड सिक्योरिटी इट इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड बाय एवरेज ऑफ 51% एंड चेक क्रॉप फेलियर। ठीक है? नो ठीक है। इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो भी होता है उसको इंक्रीज कर रहा है 51% में, और क्रॉप फेलियर जो होती है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। इट विल improve न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेबलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेबलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एग्रोफोरेस्ट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इट कैन सिक्वेस्टर बिटवीन 13.7 टू 27.2 टन ऑफ CO2 पर हेक्टेयर पर ईयर। पर हेक्टेयर में कितना? 13.7 से लेकर 27.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेट करने में ये हेल्प करता है। सॉइल हेल्थ को किस तरह से इंप्रूव कर रहा है? इट इंप्रूव सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कंसंट्रेशन। सॉइल में क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर रहा है फ्रॉम 0.6% 62 of wheat and green gram to 1.14% under the popular tree। तो एग्जाम्पल में के तौर पे ये कहा जा रहा है कि 0.62% ऑफ wheat and green gram to 1.14 अंडर द पॉपुलर ट्री। इट आल्सो रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी। तो समझ सकते हैं कि अगर चना लगा दिया जाए या गेहूं लगा दिया जाए ट्री के संरक्षण में तो आप 0.62% का इंप्रूवमेंट होता है एंड 1.14% का इंप्रूवमेंट होता है ट्री के साथ अगर लगा दिया जाए तो इट आल्सो रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी, सैलिनिटी को भी रिड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज फ्लड। फ्लड वगैरह आएगी तो क्या होगा? पेड़ होने के कारण उसको कंट्रोल करेगा। इन्वायरमेंट, इट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन नेचुरल फॉरेस्ट, मोर efficient recycling of nutrient and better protection of ecological system and reduction of surface runoff, nutrient leaching and soil erosion। तो आप पेड़ लगा रहे हो तो डेफिनेटली सरफेस रन ऑफ न्यूट्रिएंट लीचिंग एंड सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेगा एंड इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट को इम्प्रूव करेगा। Tree outside forest, agroforestry can significant contribute to increase tree outside the forest
और फाइट फॉरेस्ट जो ट्री होती है वो इम्प्रूव करेगा। अदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस फॉर फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रिडक्शन इन इंपोर्ट एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस फॉर फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली ट्री है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, वुड मिल रहा है, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है क्योंकि अलग अलग चीज प्राप्ति हो रही है ट्री से। सो फर्नीचर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। चैलेंज क्या हो सकती है? चैलेंज क्या हो सकती है? गैप इन द पॉलिसी, देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सेलेक्टेड ट्री ड्यू टू absence ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री मैनुअल फॉर फार्मर। अब क्या है कि कोई भी पेड़ लगा देने से तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हेल्प होगा। बहुत सा पेड़ ऐसा रहता है जो वाटर को सिक्वेट कर लेता है, जितना भी वाटर है सबको सिक्वेट कर लेता है और एग्रीकल्चर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि किस पेड़ को लगाएं तब सही रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ को लगा सकते हैं। ठीक है, नो ठीक। There is a less emphasis on unique and high-tech agroforestry system like aquaforestry. तो emphasis मतलब जोड़ कम दिया गया है किस चीज पे? एक्वा फॉरेस्ट्री को लेकर। और यूनिक और हाईटेक, यूनिक मतलब हाईटेक, हाईटेक मतलब किस तरह से बेटर फॉरेस्ट्री हो, टेक्नोलॉजिकल को इम्प्रूव करके कौन सा पेड़ लगाया जाए और हाईटेक किस तरह से किया जाए, इस चीज पे बहुत कम ही जोड़ दिया गया है। Restrictive regulation, cumbersome process in obtaining permit, imposition of tax at various stage of processing। अब टैक्स वगैरह का imposition को लेकर बहुत ही जटिल प्रक्रिया बना दी गई है, उसके लिए बाधा उत्पन्न होती है एग्रो फॉरेस्ट्री में। एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, an online transit pass generation system for interstate and interstate transportation of timber and bamboo। तो अंडर यूटिलाइजेशन, कम यूटिलाइज किया जा रहा है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ये एनटीपीएस होता है, बम्बू वगैरह को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर लेना है तो उसके लिए बनाई जाती है, तो इसको अंडर यूटिलाइज किया गया है। ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। So here in 82% application has been received only from 3 स्टेट, मतलब सिर्फ 3 स्टेट से 82% एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, बाकी से नहीं। बाकी का योगदान बहुत ही कम है। तो ये 3 स्टेट कौन है? वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई वैरायटी सीड, देयर इज a shortage ऑफ सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल एंड इम्प्रूव सीड वैरायटी। तो सीड वैरायटी भी कम है और सुपीरियर प्लांट मटेरियल भी कम है, उसके लिए भी शॉर्टेज है। बोटलनेक इन प्रीवियस पॉलिसी, बोटलनेक है प्रीवियस पॉलिसी में कैसे है देखते हैं। द रिजल्ट इन ओवर एम्फेसिस ऑन फ्यू स्पीशीज लाइक पोलर यूकेलिप्टस, कदम etc which were not much suitable to Indian climate and soil। फॉर इंस्टेंट यूकेलिप्टस इज हाईली वाटर इंटेंसिव। मैंने कहा था कि कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो वाटर को सिक्वेट कर लेते हैं, तो यूकेलिप्टस लगाने से पूरा फसल बर्बाद हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगा। तो ये बोटल नेक है क्योंकि भारत में इसको प्रमोट किया गया है। तो कोस्टल रिजिलियंस को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्शन को कॉल किया है, मतलब कॉल करने का मतलब एक पहल की गई है एक्शन के लिए। एक्शन की पहल की गई है किसके द्वारा? आईसीडीआरए डीआरआई के द्वारा। किसके लिए? सीड्स के लिए, स्मॉल आइसोलेट डेवलपिंग स्टेट के लिए। सो आईसीडीआरए इज अ प्लेटफॉर्म अंडर द कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू ड्राइव डिस्कशन एंड एक्शन ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन
कोस्टल रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आईसीडीआरई है क्या? आईसीडीआरई एक प्लेटफॉर्म है किसके अंतर्गत जो आता है कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई, जो सीडीआरआई होती है उसके अंतर्गत आने वाला एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म है जो डिराइव करता है, क्या करता है, जिसका काम क्या करता है, डिराइव डिस्कशन को अरेंज करना है एंड एक्शन एक्शन किस पर, क्लाइमेट एडेप्टेशन, कोस्टल रेजिलियंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक्शन लेना और डिस्कशन को अरेंज करना को लेकर एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि इस पे प्लानिंग किया जा सके। किस चीज़ पे प्लानिंग किया जा सके? क्लाइमेट एडेप्टेशन, कोस्टल रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो अभी क्या है, दिस ईयर द कॉन्फ्रेंस इज द फर्स्ट टू बी हेल्ड इन द यूरोप। इस साल कॉन्फ्रेंस यूरोप में करना था एंड बीइंग co-hosted by the CDRI and the government of France। so फ्रांस, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और CDRI द्वारा co-hosted किया गया और यूरोप में किया गया ये कॉन्फ्रेंस को। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज शिपिंग ए रिजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन। तो शिपिंग ए रिजिलियंट फ्यूचर मतलब लचीला रिजिलियंट फ्यूचर, भविष्य कोस्टल रीजन के लिए। कोस्टल रीजन जो होती है फ्लड का बहुत सुनामी और फ्लड का बहुत ही वल्नरेबल एरिया होता है क्योंकि वहाँ बार बार सुनामी आती है, फ्लड आती है। तो उसके लिए शेपिंग ए रिजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन ये थीम अरेंज किया गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर आउटलाइन 5 की ग्लोबल प्रायोरिटी टू स्ट्रेंथ डिजास्टर रेजिलियंस। डिजास्टर रेजिलियंस मतलब ये होता है कि आप जो डिजास्टर है उससे किस प्रकार से सामना करने के लिए आप तैयार हो। सो डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 5 की ग्लोबल प्रायोरिटी को आउटलाइन किया है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रेजिलियंस इन एजुकेशन। आपको डिजास्टर रेजिलियंस को क्या करना है, एजुकेशन में इंटीग्रेट करना है ताकि आप समझ सके कि किस तरह से आपदा का सामना किया जा सके। बिल्डिंग अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस थ्रू एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या करना, अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस करना है किसके थ्रू, एजुकेशन सिस्टम से। तो नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग ए ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी। ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी फॉर्मेट करना है टू डॉक्यूमेंट बेस्ट प्रैक्टिस एंड लर्निंग द डिजास्टर रेजिलियंस। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इनोवेटिव फाइनेंसिंग। इनोवेटिव फाइनेंसिंग करना टू इंश्योर एक्सेस टू फंडिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्री। इनोवेटिव फाइनेंसिंग अलग अलग वे को डिराइव करना है ताकि फाइनेंस किया जा सकता है डेवलपिंग कंट्री को डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर। एंड नेक्स्ट है रीअफर्मिंग इंडिया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सीट्स ऑन ए लार्ज ओशियन कंट्री। इसमें क्या है, इम्फेसाइजिंग नीड फॉर स्पेशल अटेंशन टू देयर वल्नरेबिलिटी। तो सीट्स कंट्री को लेकर, रिकॉग्नाइजेशन को लेकर लार्ज ओशियन कंट्री में रीअफर्म क्रिएट करना है। रीअफर्मिंग कह रहा है, रीअफर्मिंग इंडिया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सीट्स एज लार्ज ओशियन कंट्री। ठीक है। तो इम्फेसाइजिंग होगा किस चीज पर, स्पेशल अटेंशन टू देयर वल्नरेबिलिटी। उसका जो सुभेद्यता है उस पर स्पेशल अटेंशन देने के लिए जोर देना है। ओके। स्ट्रेंथिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, इनहेंस डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस कैपेबिलिटी। डिजास्टर प्रिपेयरनेस और कैपेबिलिटी को रिस्पॉन्स करना है किसके थ्रू, अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू। तो वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्टल रीजन, रिस्क ऑफ human life property। Coastal region globally are highly vulnerable to hazard. Over the 60% of the world population and two-thirds of its large city located in coastal region। So important information ये है कि 60% वर्ल्ड का पॉपुलेशन और टू थर्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी कोस्टल रीजन पर है। और ये क्या होती है, वल्नरेबल होती है हजार्ड को लेकर, डिजास्टर को लेकर, बहुत ही डिजास्टर को लेकर, हजार्ड को लेकर वल्नरेबल होती है क्योंकि यहाँ सुनामी का प्रोबेबिलिटी अधिक होता है और भी नेचुरल हजार्ड का प्रोबेबिलिटी अधिक होता है कोस्टल रीजन में। Nearly 250 million people live within the area of 50 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। तो 250 मिलियन पीपल भारत में 50 किलोमीटर कोस्टल लाइन के अंतर्गत रहते हैं। Climate change, it is a projected to increase threats to in coastal region by increasing intensity and frequency hazard like sea level rise, flood and storm। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, सी लेवल हाई हो रहा है और फ्लड और स्टॉर्म अधिक हो रहा है कहाँ, कोस्टल रीजन में। एंड इकोनॉमिक लॉसेस, तो इसके कारण इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है। साइक्लोनिक जैसे साइक्लोन फेनिकाउज $1 1.2 बिलियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इन ओडिशा। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में साइक्लोन फानी जो है वो $1.2 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया था कहाँ, उड़ीसा में 2019। to ecosystem and biodiversity. For example, half of the world mangroves could face severe risk by 2100 due to increased cyclone frequency and sea level rise according to राइज इंडेक्स फॉर मैंग्रोव। तो मैंग्रोव बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है, इकोटोन रीजन होता है जो प्रोटेक्ट करता है कोस्ट लाइन को, बहुत से वेरियस टर्म को। लेकिन मैंग्रोव बहुत ही वल्नरेबिलिटी का शिकार है
किस कारण से? फ्रीक्वेंसी जो बार-बार फ्रीक्वेंसी हो रही है साइक्लोन्स की, फ्लड की, इस कारण से मैंग्रोव्स को काफ़ी लॉस हो रहा है। एंड उसके आगे का डाटा है सोशल वल्नरेबिलिटी। कोस्टल हजार्ड आर एक्सपेक्टेड टू वर्जन एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी and for socially vulnerable population in the coastal area including elderly indigenous fishing community। तो क्या होता है जब फ्लड आता है तो फ्लड का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा? गरीब लोगों पर पड़ेगा। गरीब लोगों पे जो इनइक्वालिटी पे जी रहे हैं, इनइक्वालिटी को और कैसे बढ़ा देगा? क्योंकि अमीर लोग तो देखिए किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए मैनेज करना बहुत ही दिक्कत होगा, अगर घर टूट जाता है वगैरह। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी को बढ़ा दे रहा है। देन सिवियर कोस्टल हजार्ड्स आर, क्या क्या कोस्टल हजार्ड है? सुनामी हो गया फॉर एग्जांपल 2004 इंडियन ओशियन सुनामी क्लेम्ड ओवर 2,30,000 lives, dispatched million and devastated coastal region across 14 country including India। तो सोच लीजिए आप 2004 में जो सुनामी आया था, इतने लोगों को जान का नुकसान हुआ था और बहुत सा कोस्टल रीजन में बहुत सा लॉस किया गया था, बहुत सा लॉस हुआ था बहुत से देशों में जो भी कोस्टल रीजन का था। साइक्लोन फॉर एग्जांपल साइक्लोन रेमल स्ट्रक इंडिया एंड बांग्लादेश इन 2024 में। बांग्लादेश में आया था साइक्लोन Rimmel and storm surge. For example, an estimated storm surge of height 2 to 2.5 above astronomical tide in inundate the low-lying area of Kutch and Morbi district in 2023। तो टाइड के कारण जो है स्टॉर्म सर्ज हुआ, उसके कारण क्या हुआ? लो लाइंग एरिया जो है कच्छ और मोरबी डिस्ट्रिक्ट का, उसको क्या किया? डिस्टर्ब कर दिया, इनवेडेड कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो टाइड के कारण भी क्या होता है? स्टॉर्म सर्ज होता है। उसमें इम्पैक्ट क्या होता है? टाइड कैसे होता है? सन और मून के इम्पैक्ट से। तो उसमें भी कच्छ और मोरबी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसको इम्पैक्ट किया था। एंड कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन क्या होता है? फॉर एग्जांपल 33.6% ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज थ्रेटन्ड बाय इरोजन। इरोजन तो मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 33.6% इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो कोस्टल इरोजन के लिए वल्नरेबल है। किसके कारण? फ्लड्स के कारण, ओशियन ऑन फ्लड के कारण। अबाउट कोस्ट लाइन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिडरी होता क्या है? लॉन्च एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इट इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, यूएन एजेंसी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये क्या है? नेशनल गवर्नमेंट और यूएन एजेंसी और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का ये पार्टनरशिप है और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है जो कि क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क के अगेंस्ट हो एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। मेंबर कितना है? 56 मेंबर है विद सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका कहाँ है? सेक्रेटरीट है। रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट। तो ये जारी करता गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस काउंसिल इज को चेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू नेशनल गवर्नमेंट विथ इंडिया बीइंग द परमानेंट को चेयर। तो गवर्नेंस होता है जो को चेयर किया जाता है दो नेशनल नेशनल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटर के द्वारा, जिसमें एक इंडिया परमानेंट होता है। इनिशिएटिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइसलैंड स्टेट। आयरिश आयरिश क्या करता है? प्रमोट रिजिलियंट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट। तो स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट है, उसमें क्या कर रहा है? रिजिलियंट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलेटर फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलेरेशन फंड क्या होती है? स्टेबलाइज विद सपोर्ट ऑफ यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूएनडीआरआर टू सपोर्ट ग्लोबल एक्शन ऑन डिजास्टर रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। तो विश्व का जो भी एक्शन है, एक्शन मतलब प्रक्रिया है किस चीज को लेकर? डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर, डिजास्टर को कम करने को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके लिए फंड को अवेलेबल कराता है। किसके सपोर्ट से? यूएनडीपी एंड यूएनडीआरआर के सपोर्ट से। तो नेक्स्ट है इंडिया इनिशिएटिव फॉर मिटिगेशन कोस्टल वल्नरेबिलिटी। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? कोस्टल वल्नरेबिलिटी मतलब जो तटीय क्षेत्र है उसमें वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जो सीआरजेड नोटिफिकेशन 2019 इंडिया ने लाया है। इसका क्या एम है? कंजर्व प्रोटेक्ट कोस्टल स्ट्रेच मरीन एरिया एंड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू द फिशर एंड अदर लोकल कम्युनिटी। जो फिशर और अदर लोकल कम्युनिटी है जो कि तटीय क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी उसको कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। कोस्टल स्ट्रेच में जो रह रहे हैं, इससे प्रोटेक्ट करना है। जो डिजास्टर है, जो भी डिजास्टर हो सकता है या कोई जो भी रिस्क है कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को, उसको मिटिगेट करते हुए उसको प्रोटेक्ट करना है। लाइवलीहुड जीविका पार्जन को उसको सिक्योर करना है। इस रिगार्ड में सीआरजेड का नोटिफिकेशन लाया गया है, जिसमें कोस्टल एरिया को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और अलग अलग रूल इम्पोज किया गया है। किस एरिया में ह्यूमन पॉपुलेशन को अलाउ किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर, किस एरिया में नहीं है, किस एरिया में होटल वगैरह रख सकता है, किस एरिया में इकोसिस्टम को कंजर्व करना है। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड
aim to protect and conserve coastal and marine environment through sustainable practice. सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू मरीन एनवायरनमेंट और कोस्टल एरिया के इन्वायरमेंट और को प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब ऐसा कार्यों के थ्रू जो पर्यावरण को संरक्षण को लेकर एम किया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। उसको लेकर स्टेट लाइक ओडिशा और वेस्ट बंगाल में ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान लाया गया है। कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कहता है ये द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इन्फोसिस रिलीज करता है कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ओके, इसमें क्या किया जाता है, असेस द मैप ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कोस्टल रीजन बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर। अलग अलग पैरामीटर में डिफरेंट कोस्टल रीजन का वल्नरेबिलिटी को असेस किया जाता है, मापा जाता है कि किस तरह से वल्नरेबल है एंड मैप किया जाता है। क्या क्या मैप मतलब किया जाता है कौन सा कितना ज़्यादा वल्नरेबल है, कम है। नेक्स्ट है कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम CMIS। CMIS क्या करता है, इट इज अ डाटा कलेक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट टू कलेक्ट नियर शोर कोस्टल डाटा विच कैन बी यूज्ड इन द प्लानिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइट स्पेसिफिक कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। तो कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर जो कोस्ट में जो स्पेसिफिक साइट में अलग अलग प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का हो सकता है जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी को कम कर सके, कोस्टल में हजार्ड को कम कर सके, उसको झेल सके, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने को लेकर इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डाटा को कलेक्ट करता है और जिससे प्लान किया जा सके, डिजाइन किया जा सके और कंस्ट्रक्शन किया जा सके वल्नरेबल जो वल्नरेबिलिटी को कम करने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका। तो नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, द प्लान इंक्लूड मिशन लाइक नेशनल वाटर मिशन which indirectly support coastal resilience by promoting sustainable water and forestry management practice. तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसमें 8 प्लान दिया गया है। इसमें एक नेशनल वाटर मिशन है जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है कोस्टल रीजन में वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस को इंक्लूड करने के लिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि ऐसा प्रैक्टिस जो इन्वायरमेंट को लॉस किए बिना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो और डेवलपमेंट का प्रैक्टिस किया जा सके। तो कंक्लूजन पे बात आती है, कोस्टल रीजन आइसलैंड नेशन फेस राइजिंग थ्रेट फ्रॉम सी लेवल राइज, साइक्लोन, इरोजन, एक्सट्रीम वेदर। ओके, तो आइलैंड कोस्टल रीजन जो है एक्सट्रीम वेदर, सी लेवल राइज और सुनामी वगैरह का कारण जो है सो थ्रेट्स तो फेस करता ही है। इंडिया थ्रू द CDRI and its initiative is driving effort to build resilient and inclusive infrastructure as climate risk grow. Global action grounded in the local needs and innovation in vital to safeguard coastal community and the इकोसिस्टम। तो जैसे जैसे क्लाइमेट रिस्क बढ़ रहा है आपको जरूरत होता है कि लोकल लेवल पर क्लाइमेट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है ताकि आप वल्नरेबिलिटी को कम कर सके। और इंडिया में CDRI के थ्रू ऐसा इनिशिएटिव किया गया है और इन सब इनिशिएटिव जो भी क्लाइमेट डिजास्टर को कंट्रोल कर सके और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो उसको देखकर ही कार्य करना है, उसको प्रमोट करना है। तो आगे है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग। सो व्हाई इज द न्यू यूनाइटेड नेशन ऑफिस United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDRR released a global assessment report on title Resilience Pay Financing the Investing फॉर आवर फ्यूचर। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR है, इसने रिलीज किया है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। गार किसके द्वारा रिलीज हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, UNDRR के द्वारा। और इसका टॉपिक क्या है, रिजिलियंस पे फाइनेंसिंग द इन्वेस्टिंग ऑफ फॉर आवर फ्यूचर। रिजिलियंस पे फाइनेंसिंग द इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर ये टॉपिक है और रिपोर्ट जारी किया गया है UNDRR द्वारा और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल असेसमेंट। अब इसके बारे में ज्यादा क्या जानकारी है, आल्सो रिसेंटली इंडिया शोकेस्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग सिस्टम एट द 8th सेशन ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क प्रोडक्ट रिस्क रिडक्शन। ओके, तो इंडिया क्या करता है, शोकेस्ट इंडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, शोकेस्ट किया जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग सिस्टम को, जो कि 8वां सेशन जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में इंडिया के द्वारा शोकेस्ट किया जा रहा है। GPDR वाज स्टेबलाइज इन 2006। जो GPDRR का स्टेबलाइजेशन क्या हुआ है 2006 में हुआ है, टू असेस किस कारण से, टू असेस एंड डिस्कस प्रोग्रेस ऑफ ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो फेंडाई फ्रेमवर्क एक्चुअली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एक पार्ट है, इसमें डिजास्टर को कम करने का एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। उसके रिगार्ड में GPDRR को स्टेबलाइज किया गया था 2006 में, किस लिए, असेस करने के लिए और डिस्कस करने के लिए कितना प्रोग्रेस हुआ है
सेंडाई फ्रेमवर्क को, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क में कितना प्रोग्रेस हुआ उसको, उसके रिगार्ड में जीपीटीआरआर को 2006 में स्टेबलाइज किया गया था। तो व्हाट इज द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्या होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्या होता है, इट रिफर टू द स्टेप टेकन टू प्रिवेंट न्यू एंड रिड्यूस एग्जिस्टिंग डिजास्टर रिस्क एंड द मैनेज रिस्क रिटेंशन अक्का रेसिडुअल रिस्क thereby strengthening resilience and sustainable development। सिंपल है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो होता है डिजास्टर के द्वारा रिस्क जो डेवलप हो रहा है नया डिजास्टर द्वारा या पुराना डिजास्टर के द्वारा, और उसको मैनेज करने के लिए किस तरह से प्लान किया जाए, इसके रिगार्ड में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड रिजिलियंस एग्जांपल क्या है, न्यू हजार्ड रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एंड मल्टीलेटरल फंड, यूनाइटेड नेशन एंड मल्टीलेटरल फंड है एक मैकेनिज्म में आता है, जिसमें क्या है ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जीएफएफ है, सपोर्ट क्या कर रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एमडीबी है, इसमें क्या है वर्ल्ड बैंक द्वारा डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग एंड इंश्योरिंग इंश्योरेंस प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाता है। एंड थर्ड है नेशनल लेवल पे क्या इंक्लूडिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनटू नेशनल एंड लॉजिकल बजट, लोकल बजट में इंक्लूड करना है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। क्लाइमेट फाइनेंस करना है, किस तरह से एग्जांपल नेशनल एडेप्टेशन प्लान के द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर क्लाइमेट फाइनेंस होता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर किस तरह से प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाए ताकि डिजास्टर कम हो क्लाइमेट में, तो वो क्लाइमेट फाइनेंस के टर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है बायलैटरल एड एंड पार्टनरशिप, यूएसएआईडी सपोर्ट वेरियस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम। तो यूएस का एआईडी यूएस द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है एक प्रोग्राम है जिसमें ये क्या करता है वेरियस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो अलग अलग देशों के बीच बायलैटरल एड एंड पार्टनरशिप है। अदर है प्राइवेट सेक्टर एंड ब्लेंडेड फाइनेंस, एग्जांपल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल सीएसआर फंड के द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को क्या करना है, कम करना है। So why there is a need for financing disaster risk reduction? GAR 2025 limited at just 2% of development of aid goes to disaster risk reduction, मतलब 2% ही डेवलपमेंट एड दिया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। सो इम्पोर्टेंट है फाइनेंस करना डीआरआर को। माउंटिंग इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिजास्टर, फाइनेंशियल लॉसेस फ्रॉम डिजास्टर हैव डबल्ड इन द पास्ट 2 decades। तो डिजास्टर बढ़ रहा है तो फाइनेंशियल लॉस भी अधिक हो रहा है, तो उसको माउंटिंग करने के लिए इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिजास्टर को माउंटिंग करने के लिए ये जरूरी है। हायर वल्नरेबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री। सो एज ऑफ 2023 ओनली 49% ऑफ दिस डेवलपमेंट कंट्री हैज मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, कोई भी हजार्ड के पहले बतलाया जाता है, जैसे भूकंप आ रहा है या, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में ओनली 49% ऑफ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री में मल्टी हजार सिस्टम है और में नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हाईली वल्नरेबिलिटी किसमें है, डेवलपिंग कंट्री में है, इसलिए डीआरआर को फाइनेंस करना जरूरी है। ब्रेकिंग 3 नेगेटिव स्पायरल ऑफ अनसस्टेनेबल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। 3 नेगेटिव स्पायरल जो है अनसस्टेनेबल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को उसको ब्रेक करने के लिए, वो क्या है देख लीजिए, डिक्रीज इनकम इंक्रीज डेप्थ स्पायरल, इनकम घट रहा है और डेप्थ स्पायरल बढ़ रहा है। बाय 2050 ग्लोबल इनकम could decline by 90% due to climate related hazard, with lower income countries suffering disproportionality। तो क्या है कि ग्लोबल इनकम जो है 19% घटने वाला है, जो क्लाइमेट रिलेटेड जो हजार्ड है उसके कारण। कहाँ, जो कंट्री जो है सफर कर रहा है लोअर इनकम में, ठीक है, कम, ठीक है, जो इसका कम इनकम है वो सफर सफर कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, इनकम को घटने वाला डिक्रीजिंग इनकम क्या है, 90% इनकम डिक्रीज होने वाला है, किस कारण से, वेरियस ग्लोबल हजार्ड के कारण से। तो ये एक नेगेटिव स्पायरल हो गया अनसस्टेनेबल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए के रिगार्ड में। दूसरा है अनसस्टेनेबल रिस्क ट्रांसफर स्पायरल। अनसस्टेनेबल रिस्क ट्रांसफर स्पायरल क्या होता है, इंडिया continues to have a very low insurance penetration with coverage of below 1%, limiting the ability टू शेयर डिजास्टर रिस्क। तो इंडिया में क्या है 1% से कम इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा है जो डिजास्टर रिस्क को रिलेटेड है। सो क्या कह रहा है, अनसस्टेनेबल रिस्क ट्रांसफर स्पायरल है। तो डिजास्टर रिस्क को लेकर कोई भी इंश्योरेंस ज्यादा नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में, सिर्फ 1% है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। रिस्पॉन्ड रिपीट स्पायरल, एवरी $1 इन्वेस्टेड इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेव $15 इन एवर्टेड फ्यूचर डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर $1 किया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में इन्वेस्ट, तो ये $15 का आने वाला जो फ्यूचर डिजास्टर रिकवरी है उसमें हेल्प करेगा।
तो नेक्स्ट है व्हाट आर द की चैलेंजेस इन मोबिलाइजिंग एडुकेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड इंटरनेशनल financial mechanism to support the establishment of disaster risk reduction financial system। फाइनेंशियल डीआरआर का फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसका अब्सेंस डेडिकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म का अब्सेंस है, मतलब कमी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है एडुकेट डीआरआर फाइनेंसिंग को लेकर। नेक्स्ट है लो इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डोंट इनकॉर्पोरेट हजार्ड कंसिडरेशन इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो क्या हो रहा है कि लो इंटीग्रेशन है किस चीज को लेकर, इंटीग्रेशन की कमी है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को लेकर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डजंट कॉपरेट हजार्ड कंसिडरेशन इन फाइनेंशियल डिसीजन। गवर्नमेंट और बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉपरेट कम कर रहे हैं, नहीं कॉपरेट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर, हजार्ड कंसिडरेशन को लेकर उनके बीच कॉपरेशन का कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लो इंटीग्रेशन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का कमी हो जा रहा है, लो इंटीग्रेशन हो रहा है किसमें, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है डाटा एंड एविडेंस टू इनकॉर्पोरेट रिलेवेंट हजार्ड रिस्क एनालिसिस इनटू फाइनेंशियल डिसीजन में बी लिमिटेड इन अ सर्टेन ज्योग्राफीज एंड सर्टेन हजार्ड। तो डाटा और जो एविडेंस है कुछ क्षेत्र में और कुछ हजार्ड को लेकर ही रिलेट कुछ हजार्ड को लेकर ही लिमिटेड हो गया है, मतलब कुछ हजार्ड जैसे सुनामी आ रहा है वगैरह को लेकर सुनामी, और कुछ क्षेत्रों में ही लेकर ज्यादातर डाटा और एविडेंस को रिलेट कर दिया गया है, मतलब बाउंड कर दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैलेंज को लेकर, एडुकेट डीआरआर को लेकर। तो सब में होना चाहिए, वेरियस सेक्शन को वेलनेबिलिटी को कवर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन कंसिडरेशन एज पॉलिटिकल रिस्क फाइनेंशियल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सीन एज स्पेंडिंग द अनसर्टेन इवेंट विद नॉन इमीडिएट बेनिफिट। तो नॉन इमीडिएट बेनिफिट क्या कर रहा है, कंसीडर एज पॉलिटिकली रिस्क फाइनेंसिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सीन एज स्पेंडिंग ऑन अनसर्टेन इवेंट विथ नॉन इमीडिएट बेनिफिट। तो क्या होता है कि अनसर्टेन इवेंट होने वाला है, कब भूकंप, कब सुनामी आ रही है, कब कौन सा हजार्ड कोस्टल रीजन में फैल रहा है, इन चीजों को लेकर कौन सा हजार्ड आने वाला है, इन चीजों को रिस्क अनसर्टेनिटी रहती है। ओके, अनसर्टेनिटी रहती है और उसका तुरंत बेनिफिट मिल भी नहीं सकता है, इस चीज को लेकर है, इसमें पॉलिटिकली रिस्क होता है डीआरआर में। और दूसरा चीज है, कह रहा है कि वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्री, लैक ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी। तो वीक क्या है, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी वीक है, इन डेवलपिंग कंट्री है, लैक ऑफ नेशनल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी। तो ये डीआरआर का स्ट्रेटजी क्या है, कमी है और इंस्टीट्यूशन की कमी है, तो इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अदर चीज है यहाँ पर देखिए कि इन्फॉर्मेशन दिया है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनडीआरआर होता क्या है, जेनेसिस क्या है, ओरिजिनली स्टेबलाइजिंग एज यूएनआईएसडीआर इन 1999 टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। आईएसडीआर का स्ट्रेटजी को फैसिलिटेट और इम्प्लीमेंट करने के लिए यूएनआईएसडीआर द्वारा 1999 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का स्टेबलाइज किया गया था। अबाउट क्या है, लीड एजेंसी विद द यूएन सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो डीआरआर को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये क्या है, लीड एजेंसी है। मिशन क्या है, टू प्रमोट लीडरशिप एंड सपोर्ट टू एक्सलरेट ग्लोबल एफर्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो क्या कर रहा है, प्रोवाइड लीडरशिप को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, एक्सलरेट ग्लोबल एफर्ट इन डिजास्टर रिस्क। डीआरआर में ग्लोबल एफर्ट को सपोर्ट करता है एक्सलरेट करने के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, टू अचीव इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द गोल ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क का गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो एक्सेलरेट कर रहा है ग्लोबल ग्लोबल एफर्ट को, एक्सेलरेट कर रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को रिगार्ड को लेकर, इस चीज को लेकर इंक्लूसिव इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लेकर एक्सेलरेट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है जीआरडीआर जो जीडीआर को, सॉरी डीआरआर को कंपनसेट करने को लेकर। और इसके लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के गोल को भी प्रमोट कर रहा है। इट इज अ It is a 15-year non-binding agreement having 7 targets and an improved version of HIGO framework for action। तो फेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, 15 ईयर नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, किस चीज को लेकर, 7 टारगेट को लेकर है, एज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ हाइगो फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एक्शन। हाइगो फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एक्शन हो गया, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर था, डिजास्टर से रिलेटेड था एक फ्रेमवर्क था, उसमें ये इम्प्रूव इसका उसका ये इम्प्रूव वर्जन है
क्या है इम्प्रूव वर्जन? सेंडाई फ्रेमवर्क है जो 15 ईयर का होता है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है और फास्ट टारगेट को कंसीडर कर रहा है। इट वाज अडॉप्टेड इन थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, PRR का तीसरा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ये अडॉप्ट किया गया था, हेल्ड इन सेंडाई, सेंडाई में अडॉप्ट किया गया था, इसलिए सेंडाई फ्रेमवर्क है ये। ओके। सो इंडिया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंशियल मैकेनिज्म इंडिया फॉलो प्री डिटरमाइंड रूल बेस्ड एलोकेशन फॉलोइंग फ्रॉम नेशनल टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सपोर्ट बाय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो आया था, जिसमें से नेशनल से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सपोर्ट को चैनलाइज करना है, उसका ये प्री डिटरमाइंड रूल बेस्ड एलोकेशन होता है डिजास्टर फाइनेंस मैकेनिज्म। This transformation ensure that disaster financing is structured and predictable rather than reactive. रिएक्टिव से ज्यादा क्या होना चाहिए? डिजास्टर ट्रांसफॉर्मेशन इंश्योर करता है कि डिजास्टर फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। रिएक्टिव से ज्यादा मतलब बाद में होने से अच्छा है, पहले से स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबल करके रखो ताकि बाद में लॉस कम हो। करंट एलोकेशन क्या है? अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन द एलोकेशन एक्सीड इंडियन नेशनल रुपीज 2.3.2 ट्रिलियन ट्रिलियन। तो अभी का जो एलोकेशन है 15वां फाइनेंस कमीशन के मुताबिक कितना है? 2.32 ट्रिलियन है। फोर की प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंडिया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग अप्रोच क्या है? डेडिकेटेड फाइनेंशियल विंडो फॉर प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन रिलीफ एंड रिकवरी। तो डेडिकेटेड फाइनेंस विंडो होना चाहिए किस चीज को लेकर? प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन रिलीफ एंड रिकवरी। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ अफेक्टेड पीपल एंड वल्नरेबल कम्युनिटी। तो वल्नरेबल कम्युनिटी जो भी होती है, जैसे फिशरी कम्युनिटी होगी या फिर जो भी कोस्टल एरिया में पुअर कम्युनिटी रह रही है, उस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। और अफेक्टेड पीपल जो भी डिजास्टर में वल्नरेबल जोन में रहते हैं, जहाँ भूकंप वगैरह ज्यादा आता है, तो उस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। एक्सेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स अक्रॉस द ऑल गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल। तो फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या करना है? सभी लेवल पे, गवर्नमेंट के सभी लेवल पे एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करना है। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच पहुंच मेंटेन करना है। सभी फाइनेंशियल रिसोर्स को सभी लेवल पे पहुंचाना है, सभी लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल है, स्टेट है या लोकल लेवल पे है। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड मेजरेबल आउटकम गाइड ऑल एक्सपेंडिचर। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और मेजरेबल आउटकम को क्या करना है? ऑल सभी एक्सपेंडिचर में इंप्रूव करना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो चीज को देखना है। और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, मेजरेबल आउटकम क्या हो रहा है, आउटकम करना है। ठीक है। गाइड ऑल एक्सपेंडिचर। आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ओवरऑल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। एग्जांपल, नेशनल गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर नीड टू क्रिएट स्टैंडर्ड एंड टैक्सोनॉमी। एग्जांपल, डिफाइन सस्टेनेबल डिजास्टर रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए? नेशनल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन नीड टू क्रिएट स्टैंडर्ड एंड टैक्सोनॉमीज। एग्जांपल, डिफाइन सस्टेनेबल डिजास्टर रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इस तरह से नेशनल गवर्नमेंट का बनाना चाहिए, रेगुलेटर क्रिएट करना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड हो और टैक्सोनॉमी है, जैसे कि सस्टेनेबल डिजास्टर रेजिलिएंस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है ट्रैकिंग फाइनेंसिंग। ट्रैकिंग फाइनेंसिंग क्या होती है? Tracking financing follow the risk prevention and financial data to identify the volume of investment utilized out of budget allocation. ट्रैकिंग फाइनेंसिंग क्या हो रहा है? ट्रैकिंग फाइनेंसिंग फॉलो क्या क्या फॉलो करता है? रिस्क प्रिवेंशन एंड फिजिकल डाटा। डाटा रिस्क प्रिवेंशन और फिजिकल डाटा को फॉलो कर रहा है कि इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज, कितना वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट हो चुका है किस चीज के लिए? बजट का एलोकेशन को लेकर, कितना बजट का एलोकेशन है उसको लेकर ट्रैक करने के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। अडॉप्टिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल अप्रोच। इनोवेटिव फाइनेंशियल अप्रोच होना चाहिए ब्लेंडेड फाइनेंस, डेट फॉर रिलीफ स्वैप, इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क इनटू क्रेडिट रेटिंग, ग्रीन बॉन्ड, कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड। ये सब क्या है? इनोवेटिव फाइनेंसिंग का फाइनेंशियल अप्रोच का एग्जांपल है। ट्रांसफर द रिस्क टू ग्लोबल इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड एडिशनल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंश्योरेंस। जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस होती है उसके हट के ग्लोबल इन्वेस्टर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के रिगार्ड में, ग्लोबल इन्वेस्टर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे रहा है किसके रिगार्ड में? डिजास्टर रिस्क के अगेंस्ट। तो एक इस अप्रोच को, इनोवेटिव अप्रोच जो है उसको स्वीकार करना है। जैसे ब्लेंडेड फाइनेंस हो गया या ग्रीन बॉन्ड हो गया। ग्रीन बॉन्ड होता है मसाला बॉन्ड जैसे होता है, वैसे ही ग्रीन बॉन्ड होता है इन्वायरमेंट कंसर्न को लेकर हो गया, या कैस्ट्रोफिक बॉन्ड हो गया, या फिर क्रेडिट रेटिंग हो गया। नेक्स्ट है प्रमोटिंग लेयर्ड फाइनेंसिंग। लेयर्ड फाइनेंसिंग को प्रमोट करना एग्जांपल, लो कॉस्ट हाई फ्रीक्वेंसी इवेंट माइट बी कवर्ड थ्रू नेशनल रिजर्व और contingent क्रेडिट लाइन, while rare more severe disaster require insurance or other risk transfer solution.
For conclusion क्या है, DRR financing is not just a development necessity but a strategic investment for sustainable future। ये कह रहा है डेवलपमेंट नेसेसिटी नहीं सिर्फ नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, किसको रिगार्ड में, सस्टेनेबल फ्यूचर को रिगार्ड में, टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिजास्टर एंड रिकवरी। इस चीज को ब्रेक करने के लिए, साइकिल डिजास्टर और रिकवरी को साइकिल को ब्रेक करने के लिए द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव स्पेंडिंग टू प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरिंग resilience in is at the heart of financial and policy decision। तो क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी को करने से अच्छा है पहले से प्रोएक्टिव होना चाहिए, पहले से अवेयर होना चाहिए, और उसमें जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल और पॉलिसी डिसीजन होती है उसमें क्या करना है, प्रोएक्टिव जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसको ज्यादा से ज्यादा, और रिजिलियंस का जो स्ट्रेटजी है उसको ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रखना है, उस चीज को ज्यादा पे एम्फेसाइज करना है कि एम्फेसाइज ज्यादा से ज्यादा करना है कि प्रोएक्टिव पॉलिसी हो, कोई भी रिस्क आने से पहले उस पॉलिसी बनाया जाए कि ये फ्लड आ रहा है तो उसको कैसे मिटिगेट करना है, ये नहीं कि फ्लड आ गया तब कैसे मिटिगेट करना है। उससे अच्छा है कि फ्लड आने के बाद मिटिगेट करने से अच्छा है कि फ्लड आ रहा है उसको कैसे मिटिगेट करना है, इस चीज को लेकर पॉलिसी बनाया जाए। कहने का मतलब यही है, पहले ही प्रोएक्टिव होना चाहिए, और फाइनेंशियल और पॉलिसी डिसीजन में इस चीज को ज्यादा से ज्यादा, पॉलिसी डिसीजन और फाइनेंशियल में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब पॉलिसी डिसीजन जो भी आप कर रहे हो, पॉलिसी का डिसीजन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो मेथड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर देखना है, और फाइनेंशियल जो भी कर रहे हो उसमें डिजास्टर रिस्क को कम करने का जो भी है प्लानिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट 3-4 टॉपिक है वो मैं थोड़ी देर के लेक्चर में अपलोड करता हूँ, अभी के लिए इतना ही।